हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में अपना टॉपिक अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए बोल्शेविक क्रांति रूस की इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बोल्शेविक क्रांति भाग 1 में बात करते हैं, उसकी भूमिका क्या थी। तो 1789 की फ्रेंच क्रांति के बाद विश्व इतिहास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना 1917 की बोल्शेविक क्रांति है, जहां फ्रेंच क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना का संदेश दिया, वहां बोल्शेविक क्रांति ने सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में भी समानता का संदेश दिया। इसके अतिरिक्त इस क्रांति ने मानव जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह क्रांति ऐसी परिस्थितियों में हुई जबकि रूसी सेनाएं जर्मनी के हाथों से निरंतर पराजित होती जा रही थी। फिर भी यह कहना कि महायुद्ध की पराजय के कारण ही क्रांति का सूत्रपात हुआ उचित नहीं होगा। हाँ, यह सही है कि महायुद्ध ने क्रांति की प्रक्रिया को तीव्र बना दिया। क्रीमिया और रूस जापान युद्ध में रूस की सैनिक पराजय के बाद जार के निरंकुश राजतंत्र को प्रबल आंतरिक विरोध का सामना करना पड़ा। परिस्थिति ये थी कि विरोधियों को संतुष्ट करने के लिए सुधारों की योजना भी क्रियान्वित करनी पड़ी थी, किंतु सुधारवादियों को इससे संतोष नहीं हुआ और 1905 में क्रांति हो गई। 1905 की रूसी क्रांति में 1917 की क्रांति के सभी लक्षण प्रकट हो गए और कुछ क्रांतिकारियों को सफलता भी मिली, परंतु उनके पारस्परिक मतभेदों के कारण जार निकोलस ने स्टालिपिन की सहायता से फिर अपना प्रतिक्रियावादी शासन स्थापित कर लिया था और महायुद्ध के आरंभ तक निर्जीव ड्यूमा के अतिरिक्त क्रांति का कोई चिन्ह बाकी नहीं रहा था। यह जार की सफलता थी, परंतु क्रांति की आग बुझी नहीं थी। क्रांतिकारी अवसर की ताक में थे। दूसरी तरफ जार निकोलस सेकंड ने अपने शासन के अंतर्गत समृद्ध हो रहे भ्रष्टाचार एवं विघटनकारी प्रवृत्तियों को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। महायुद्ध के आरंभिक काल में देशभक्ति के जोश के सामने क्रांति का जोश थोड़े समय के लिए दब अवश्य गया था, क्योंकि बहुत से रूसी नेताओं का मानना था कि इस समय निरंकुश जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी के विरुद्ध उदारवादी इंग्लैंड तथा फ्रांस के साथ रूस का सम्मिलित होना स्वयं रूस वासियों के लिए भी लाभदायक रहेगा, किंतु जार का अयोग्य एवं भ्रष्ट शासन देशवासियों की राष्ट्रीय भावना का लाभ नहीं उठा सका और 1917 की क्रांति ने रूस की निरंकुश जारशाही को समाप्त कर दिया और रूस को एक साम्यवादी देश बना दिया। 1917 में रूस में 2 क्रांतियां हुई, पहली मार्च 1917 में तथा दूसरी नवंबर 1917 में। लिप्सन का मत है कि क्रांति तो एक ही थी, परंतु इसके अध्याय 2 थे। क्रांति का राजनीतिक अध्याय मार्च की क्रांति कहलाया, जिसमें निरंकुश जार को सिंहासन छोड़ना पड़ा। क्रांति का दूसरा अध्याय नवंबर की क्रांति कहलाया, जिसे बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं और जिसके फलस्वरूप रूस में किसान मजदूर जनतंत्र का उदय हुआ। हम क्रांति के कारणों की बात करें तो क्रांति 1917 की बोल्शेविक क्रांति के कुछ मौलिक कारण तो उसके पूर्व ही एक शताब्दी के इतिहास के गर्भ में छिपे थे और कुछ तत्कालिक परिस्थितियों ने रूस में व्याप्त असंतोष का एकाएक विस्फोट कर दिया। क्रांति के प्रमुख कारण कुछ इस प्रकार थे। आज हम इस वीडियो में पहले 3 कारणों की चर्चा करेंगे। पहला, जारशाही की निरंकुशता। तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि रूस में जार का निरंकुश शासन था और जार अलेक्जेंडर प्रथम के समय से ही रूस के जार स्वेच्छाचारी शासन एवं सम्राट के देवी सिद्धांत में विश्वास करते थे। शासन की संपूर्ण शक्ति सम्राट में निहित थी। जार अलेक्जेंडर सेकंड ने कुछ उदारवादी नीति का अवलंबन किया, परंतु उसके उदारवादी दृष्टिकोण के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वह पुनः प्रतिक्रियावादी बन गया। अंत में किसी आतंकवादी ने उसकी हत्या कर दी और उसके उत्तराधिकारी अलेक्जेंडर थर्ड ने अपने पिता की हत्या के बाद अनुभव किया कि स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश शासन के द्वारा ही सम्राट की सत्ता सुरक्षित रह सकती है। अलेक्जेंडर थर्ड के पश्चात निकोलस सेकंड ने भी कठोर एवं दमनकारी नीति का सहारा लिया। उसी के शासनकाल में 1905 की क्रांति हुई और उसे ड्यूमा यानी कि संसद
संसद के निर्वाचन की घोषणा करनी पड़ी, परंतु ड्यूमा के हाथों से वास्तविक शक्ति नहीं थी। वह सम्राट के प्रति उत्तरदायी थी और उसका एकमात्र कार्य सम्राट को सलाह देना था। सम्राट स्वयं अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करता था और वह उन्हें पदमुक्त भी कर सकता था। सम्राट को अधिकार था कि वह ड्यूमा की सलाह को स्वीकार करे या ठुकरा दे। सम्राट ही जल थल के सेना का सेनापति होता था और रूस के नागरिकों को किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी। समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगे हुए थे। ऐसे जन विरोधी शासन की नीति जनता करा रही थी। क्रीमिया युद्ध और रूस जापान युद्ध में रूस की अपमानजनक पराजय ने रूस की प्रतिष्ठा को भारी आघात पहुंचा। प्रथम विश्व युद्ध में रूस को भारी क्षति उठानी पड़ी थी और इन पराजयों के परिणाम स्वरूप रूस के अयोग्य एवं भ्रष्ट शासन का पर्दाफाश हो गया। जनता स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश शासन की विरोधी हो गई। जनता का यह असंतोष अंत में क्रांति का कारण बना। हम बात करें अगले कारण की, वो थी सामाजिक असमानता। तो 1789 के पूर्व जिस प्रकार फ्रांस में सामाजिक असमानता की स्थिति थी, वैसे ही उस समय रूस में विद्यमान थी। रूसी समाज को दो भागों में विभाजित किया जा सकता था। प्रथम अधिकार युक्त वर्ग और दूसरा अधिकार विहीन वर्ग। हम तीसरे पॉइंट में बात करें किसानों की दयनीय स्थिति, तो 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक यूरोप के प्रमुख राज्यों में औद्योगिक विकास हो चुका था और रूस अभी तक पिछड़ा हुआ था। कृषि प्रधान देश था जहां किसानों की दयनीय स्थिति थी। कृषक दासों की मुक्ति के बाद भी किसानों की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद भी लगभग 1/3 किसान भूमिहीन बने रहे। जिन किसानों को भूमि प्राप्त हुई थी वहां पैदावार कम होती थी तथा उन पर अनेकों कर लगे हुए थे। फलतः अधिकांश किसानों को ये गरीबी का जीवन व्यतीत करना पड़ता था। जमींदार मनमाने ढंग से उसका शोषण करते थे। इसके अतिरिक्त किसानों पर अनेक प्रतिबंध लगे हुए थे। कुछ समय तक तो जार की दमनकारी नीति के भय के कारण उनमें विद्रोह करने का साहस नहीं हुआ, किंतु युद्ध में रूस की दयनीय स्थिति का लाभ उठाते हुए उन्होंने विद्रोह कर दिया। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। आगे हम इसी टॉपिक की चर्चा करेंगे।